हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग अड्डा। मैं खुर्शीद अंसारी। आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि अकाउंट्स में कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, तो चलिए इस बात को समझ लेते हैं। तो ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ना दोस्त, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब क्या रहता है मालूम है आपको? प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, सिद्धांत मतलब रूल्स। तो ये अकाउंटिंग का रूल है, बड़ा ही लॉजिकल है। ओके, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप मार्केट से कोई एसेट खरीद रहे हो, ओके, जैसे कि आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, तो आप उस मशीनरी को, उस बिल्डिंग को कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स में, वो बात को ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिखा करके देता है। ये अकाउंटिंग का रूल सिखा करके देता है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट एसेट आर रिकॉर्डेड एट द परचेज प्राइस। इस कॉन्सेप्ट के वजह से जो एसेट है वो कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड होता है, कितने पे आपने खरीदा उस पे रिकॉर्ड होता है। ओके, अभी देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप एक आंसर देना इसका। अभी मैंने एक एसेट खरीदा, समझ लीजिए मशीनरी खरीदा, ओके, बिजनेस में यूज करने के लिए 1 लाख का मशीनरी खरीदा। ओके, अभी ये तो मैं मार्केट में खरीदा रहूंगा और मार्केट से हमारा बिजनेस दूर रहेगा, तो बिजनेस तक उसको लाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, समझ लीजिए हमको 1,000 रुपया देना पड़ा। ओके, उसके बाद से क्या हुआ, हमारे बिजनेस में मशीनरी आया। अभी वो मशीनरी को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा ना, तो मैंने लेबर्स को बुलाया और मशीनरी को इंस्टॉल कराया। तो मशीनरी को इंस्टॉल कराने का जो खर्चा गया वो गया, समझ लीजिए 10,000 रुपया। ओके, देन क्या हुआ, जो ये मशीनरी था ओल्ड मशीनरी था, तो मशीनरी को चालू करने के लिए मुझे कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ा, तो उस पे खर्चा गया 5,000 रुपये का। ओके, ये जो टोटल मेरे को मशीनरी को खरीदने में खर्चा हुआ, खरीदने से रेडी टू यूज बनाने में, वो मेरा कितना गया, 1,16,000। ओके, अभी आप अपना दिमाग लगाना और आंसर देना। आप ये बताओ मुझे मशीनरी खरीदने का खर्चा कितना हुआ, 1 लाख हुआ, 1 लाख हुआ या 1,16,000 हुआ? तो सीधी सी बात है, मशीनरी खरीदने का खर्चा तो 1,16,000 ही हुआ। क्यों? अरे भाई, मशीनरी के रिलेटेड ही ये खर्चा हुआ ना। अगर जो मशीनरी खरीदे नहीं रहते तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका जाता, मशीनरी खरीदे नहीं रहते तो उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा जाता, मशीनरी नहीं खरीदे रहते तो क्या आपका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस होता है वो होता? बट ऑब्वियस नहीं होता। मीन्स व्हाट, जो मशीनरी खरीदने के रिलेटेड खर्चे हैं वो भी मशीनरी के ही खर्चे माने जाएंगे। और यही तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बोलता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि परचेज प्राइस में जो भी उसके इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है, टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट गेटिंग रेडी टू यूज, ऑल शुड चार्ज टू द एसेट ओनली। बात भी सही है। तो देखिए, बस आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट एसेट आर रिकॉर्डेड द परचेज प्राइस। अभी देखिए, परचेज प्राइस इंक्लूड द फॉलोइंग। परचेज प्राइस में ये सब चीजें इंक्लूड होती है। क्या क्या होती है देखिए, एक तो आपने कितने का खरीदा वो इंक्लूड होता है, उसके बाद से जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा गया वो यूज होता है, देन आपका इंस्टॉलेशन का, उसका जो फिटिंग इरेक्शन चार्जेस गया वो इंक्लूड होता है, एंड देन रेडी टू यूज करके जो एक्सपेंसेस हुआ वो इंक्लूड होता है, वो उसमें इंक्लूड होता है। ओके, अभी क्या बोलता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट हिस्टोरिकल इन नेचर। ये क्या है, जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ये हिस्टोरिकल इन नेचर है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो मशीनरी है हमने कितने पे खरीदा उस पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट में उसका क्या प्राइस चल रहा है ना। मार्केट में तो प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने समझ लो कि 1 लाख का मशीनरी खरीदा, 10 सालों चलने वाला है,
तो 2 साल के बाद उसका क्या भाव रहेगा, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 80,000 दिखेगा। ये कौन से बेसिस पे आया, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेसिस पे आया। कैसे, 1 लाख माइनस 2 साल का डेप्रीसिएशन, तो 2 साल का डेप्रीसिएशन 20,000 हो गया, क्योंकि अगर जो 10 साल चलेगा तो हर साल 10,000 का खर्चा होगा, तो 80,000। लेकिन आप बताओ मार्केट में उसका प्राइस 80,000 ही रहेगा क्या, मार्केट में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अपना ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो भाई आप मार्केट प्राइस को इग्नोर करो, आपका क्या प्राइस आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे, जो आपने खरीदा उसके बेसिस पे उसको रिकॉर्ड करो। ओके, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल इन नेचर है। ओके, और क्या मेथड हो सकता है एसेट को रिकॉर्ड करने का, तो दूसरा मेथड हो सकता है फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू। मतलब क्या मार्केट में प्राइस हो रहा है उसके बेसिस पे एसेट को रिकॉर्ड करो, ठीक है ना। अभी देखिए ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है इसके क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है, देखिए आप जितने पे एसेट को खरीदे रहोगे आपके पास बिल तो होगा ना, सामने वाले ने जहां से आपने एसेट खरीदा रहेगा वो बिल दिया रहेगा कि हाँ भाई 1 लाख का खर्चा है, जब भी ट्रांसपोर्टेशन है उसका खर्चा होगा, उसका भी बिल मिला रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इजीली वेरीफाइबल फ्रॉम द परचेस डॉक्यूमेंट्स, जो भी परचेस डॉक्यूमेंट्स है उसको उससे आप देख सकते हो कि भाई जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने एसेट का वैल्यू रिकॉर्ड किया है वो सही है क्या। लेकिन देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये रियल पिक्चर नहीं बताएगा। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो मशीनरी 80,000 का दिख रहा है, लेकिन समझ लीजिए मार्केट में अभी उसका प्राइस 50,000 ही है, तो क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 80,000 पे एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हो, सही बात है क्या, नहीं। वो हिडन प्रॉफिट या लॉस क्रिएट करके दे देगा, जैसे कि यहाँ पे हिडन लॉस क्रिएट करके दे रहे हैं 30,000 का। तो इसीलिए इसका डिसएडवांटेज हो सकता है कि ये ट्रू वैल्यू ना दिखाए, मे बी लीड टू हिडन प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई रहेंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।